प्रियम्बल का, उद्देशिका का। और हमारे संविधान में उद्देशिका का बहुत गहरा महत्व है। गहरा महत्व क्यों है, किस लिए? जिस प्रकार से हमारा एक शरीर है और हमारे शरीर का एक चेहरा है, ये फेस है, जस्ट लाइक हमारे संविधान का भी एक चेहरा है, एक फेस है। हमारे चेहरे पे सभी दुख, दर्द, खुशी उभर करके आ जाते हैं। हम क्या सोच रहे हैं और क्या नहीं सोच रहे हैं, अंदर में हमारी क्या वेदना और क्या पीड़ा है, वो सारी चीज़ें हमारा चेहरा कहता है, हमारी पूरे विशेषताओं को रेखांकित करता है। ठीक वैसे ही हमारा जो ये प्रियम्बल है, हमारा जो प्रस्तावना है, वो हमारे पूरे संविधान का विशेषता का आधार है। हमारे संविधान क्या है, उसका चरित्र क्या है, वो कैसा चाहता है इस देश को आगे ले जाने के लिए, उन सारी चीज़ों का जो है वो एक तरह से मिरर है और चेहरा है हमारी उद्देशिका। उद्देशिका में है क्या, पहले इन बातों को एक एक करके हम बढ़ेंगे। उद्देशिका में साफ है लिखा हुआ हम, ये बात हम जो है ये कह रहा है कि इसे हम पहले पढ़ें। हम भारत के लोग, तोड़ेंगे इसको, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, यहाँ पे लोकतंत्र को भी तोड़ेंगे, लोकतंत्रात्मक, उसके बाद गणराज्य, तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सबों में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में, जो भारत का संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को बना था, उस संविधान सभा की बात कर रहे हैं। इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मार्क्सिस्ट शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एदत्त द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। ये जो बातें जो हमारी कही गई हैं, ये बातें कोई साधारण बात नहीं है। जब हमारे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के एक विद्वान प्रोफेसर अर्नेस्ट बार्कर ने जब प्रस्तावना को जब पढ़ा, तो उसने कहा कि जो कुछ भी हमने जीवन में पढ़ा है, जो कुछ भी सालों साल हमने तपस्या की है और जो कुछ भी मैं राजनीतिक विज्ञान के संदर्भ में जानता हूं, उन सारे विशेषताओं को कुछ ही शब्दों में इस प्रस्तावना में पिरो दिया गया है। तो समझिए ये प्रस्तावना की गहराई जो है वह कितनी बड़ी है, इसकी गहराई जो है वह बहुत बड़ी है। यहां पर एक प्रश्न उठता है कि ये जो हमारी जो प्रस्तावना है, वह प्रस्तावना हमारे संविधान की, तो क्या ये प्रस्तावना हमारे संविधान का हिस्सा है या नहीं है? क्या इसे हम संविधान का हिस्सा माने कि नहीं माने? और अगर माने तो फिर किसने माना, और अगर नहीं माने तो फिर किसने माना? तो जब हमारा संविधान जब पारित हुआ, सबसे बाद में प्रस्तावना को जोड़ा गया। तो प्रस्तावना को संविधान का अंग प्रारंभ में स्वीकार नहीं किया गया। सबसे पहले हमारी 1960 ईस्वी में उद्देशिका से संबंधित हमारे सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया। उस डिसीजन का नाम है बेरुबाड़ी वर्सेस भारत सरकार, या बेरुबाड़ी मामले में उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा। तो 1960 ईस्वी में आए हुए इस डिसीजन का सुप्रीम कोर्ट का, उसमें कहा कि उद्देशिका संविधान की कुंजी है। कुंजी है मतलब चाबी है। हम संविधान के जो आंतरिक पहलू हैं और अंदर में जो उनकी विशेषताएं हैं,
उन विशेषताओं को हम उद्देशिका के माध्यम से हम समझ सकते हैं। और ये भी कहा कि जहां संविधान में शब्द अस्पष्ट पाए जाएं या उनका अर्थ स्पष्ट ना हो, वहां संविधान निर्माताओं के आशय को समझने के लिए उद्देशिका की सहायता ली जा सकती है और पता लगाया जा सकता है कि उस शब्द विशेष का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया गया है या संकीर्ण संदर्भ में। ये बातें उसने कही कि ये संविधान की कुंजी है, और अगर हम संविधान के आंतरिक पहलुओं में, आंतरिक जो हमारे अनुच्छेद हैं, उनके जो उसके अंदर भी उपभाग हैं, और अगर वो समझ में नहीं आ रहा है कि वो कह क्या रहा है, तो वैसी स्थिति में हम उद्देशिका का हम सहायता ले सकते हैं। और उद्देशिका उन सारे चीज़ों के संदर्भ में स्पष्ट करेगी कि हमारे, अगर उद्देशिका का भी स्पष्ट नहीं होता है तो संविधान बनाने वाले की उनकी भाषा क्या थी, वे कैसी विचार रखते थे, उनका स्टेटमेंट क्या है, उसके आधार पर उद्देशिका को ढूंढेंगे और उद्देशिका के आधार पर हम संविधान के आंतरिक विशेषताओं को ढूंढेंगे। इसलिए बेरुबाड़ी ने उद्देशिका को संविधान का अंग नहीं, संविधान का कुंजी कहा। इतना सब कुछ होते हुए भी बेरुबाड़ी ने संविधान के अंग के तौर पर उद्देशिका को नहीं स्वीकार किया गया। तो मतलब उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है अकॉर्डिंग टू बेरुबाड़ी के मामले में। समझ रहे हैं मेरी बात को? कब आया था ये? 1960 ईस्वी में। उसके बाद कुछ सालों के बाद न्यायमूर्ति गजेंद्र गडकर का एक डिसीजन आया और उन्होंने ही बड़े उदात्त शब्दावलियों में इसकी व्याख्या की कि यह विधान मंडलों या राज्य के अन्य अंगों को कोई महत्वपूर्ण शक्तियां प्रदान नहीं करता है, इसलिए यह संविधान का अंग नहीं है। तो हमारे न्यायमूर्ति गजेंद्र गडकर का भी डिसीजन जो आया, उसने भी इस बात को स्वीकार किया कि हमारी उद्देशिका जो है वह हमारे संविधान का अंग नहीं है। इसके बाद 1967 ईस्वी में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज का डिसीजन आया। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज ये केस है। जब आप कोई केस लड़ते हैं, जैसे मान लिए आपका नाम रोहन है और इनका मोहन है, रोहन ने केस कर दिया मोहन को, तो केस लिखाता है रोहन बनाम मोहन। मेरी बात समझ रहे हैं? एक प्लेंटिफ है तो एक डिफेंडेंट है। बात समझ रहे हैं? फर्स्ट पार्टी है और सेकेंड पार्टी है। उसी तरह गोलकनाथ बनाम पंजाब राज का जो मामला आया, उस मामले में न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला ने विचार व्यक्त किया कि संविधान की उद्देशिका उन सिद्धांतों का निचोड़ है जिसके आधार पर सरकार को कार्य करना है। माने उद्देशिका कहता है कि सरकार को कैसे आगे बढ़ना है, ये निचोड़ है, पूरा एकदम सार है हमारी उद्देशिका। वह संविधान की आत्मा है, शाश्वत है और अपरिवर्तनीय है। मतलब ये जो हमारा है, ये संविधान की आत्मा है, शाश्वत है, कभी चेंज नहीं हो सकता है और अपरिवर्तनीय, इसे बदला नहीं जा सकता, क्योंकि ये हमारे देश का आधारभूत लक्षण है। फिर भी संविधान को संविधान का अंग नहीं माना गया। बात आगे बढ़ी। बात आया 1973 ईस्वी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज का एक मामला था। और ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज का जो ये मामला है, ये मामला अपने समय का बहुत ही प्रसिद्ध और गंभीर है, और राजनीतिक विज्ञान और लॉ के स्टूडेंट्स के लिए, विद्वानों के लिए ये डिसीजन बहुत महत्वपूर्ण है। और अब तक भारत में बैठा गया सुप्रीम कोर्ट के जजों के बेंच का सबसे बड़ा बेंच, 13 जज लोग बैठ करके इस मामले में डिसीजन दिया। और ये इतना बढ़िया डिसीजन रहा कि इसके डिसीजन को विश्व के कई देशों ने भी एडॉप्ट किया। विश्व के कई लोग जो हैं इसको एडॉप्ट किए।
इतना सुंदर डिसीजन, ऑस्ट्रेलिया वगैरह भी जो है कि इस डिसीजन को बहुत प्रशंसा किया और कुछ बात को अपने देश में भी उसने ग्रहण किया। ऐसा नहीं कि हमने भारत ने किसी दूसरे देशों से कुछ बातों को ग्रहण किया तो भारत के संविधान से कुछ दूसरे लोग कुछ नहीं लिए। यहाँ से भी कुछ न कुछ लोग जो है कि सिद्धांत, जो मूल सिद्धांत हमारे राजनीतिक विज्ञान के हैं, संविधान के हैं, उनको भी ग्रहण किया। तो केशवानंद भारती का जो डिसीजन आता है 1973 में, कब आता है? इसने साफ साफ कहा कि उद्देशिका को संविधान के भाग के रूप में मान्यता दिया जाना चाहिए, और उसने मान्यता दिया। और इसी के साथ संविधान जो है, संविधान में उद्देशिका संविधान का भाग बन गया, क्योंकि इनका मानना था कि संविधान के निर्वचन में इसका महत्व है। और उसके बाद निर्वचन माने इंटरप्रिटेशन, माने उसकी व्याख्या। और जब हमारी उद्देशिका, जब हमारे संविधान के जो अंदर लिखे हुए जो हमारे कंटेंट हैं उनको जब ये सपोर्ट कर रहा है और जब उसकी व्याख्या में समर्थन कर रहा है, उनके भावों को समझ रहा है, तो क्यों नहीं हम इसको संविधान का हिस्सा मानेंगे। और 73 में जाकर के हमारा उद्देशिका संविधान का अंग के तौर पर उसको स्वीकार कर लिया गया। इस प्रकार क्या आज की डेट में उद्देशिका हमारे संविधान का अंग है कि नहीं है? अब यहाँ पर एक चीज को देखना है, हमारे संविधान के उद्देशिका में एक संशोधन किया गया, और ये संशोधन हुआ 1976 ईस्वी में। कब संशोधन हुआ इसमें? 1976 ईस्वी में। और ये संशोधन था 42वां संविधान संशोधन। और इस 42वें संविधान संशोधन में 3 शब्दावलियों को इसमें पिरो दिया गया। कौन कौन से शब्दावली थे? तो हमारा था समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये जो 3 शब्द जो देख रहे हैं, ये शब्द जो हमारा मूल संविधान जब बना था उस समय इन शब्दों का यहां पर उल्लेख नहीं था। लेकिन इंदिरा गांधी के काल में 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में ये 3 शब्दावलियों को इसमें पिरो दिया गया। ये पिरोया इसलिए गया कि और अधिक स्पष्ट किया गया संविधान के भावों को और उद्देशिका के भावों को कि हमारे संविधान के आधारभूत और विशेष लक्षण क्या है। समाजवाद हमारे संविधान में निहित था, लेकिन उसे पहले चेहरे पे ही दिख जाए कि ये खुश है कि गम में है, तो पहला ही चेहरा है समाजवादी। तो हमारे संविधान की विशेषता समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है और अखंडता। ये शब्दों को जोड़ करके इसकी महत्ता को बहुत ही स्पष्ट कर देने का काम जो है श्रीमती इंदिरा गांधी के काल में 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में पूरा कर दिया गया। अब हम लोग ये जो हमने पढ़ा था कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए उन सबों में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता, जो शब्द जो हमारे आए हैं, इनका एक बहुत बड़ा व्यापक मीनिंग है। अब हम लोग इन सारे मीनिंग को और एक एक शब्दों को हम तोड़ तोड़ करके हम लोग देखेंगे। अब यहां पर क्या है, सबसे पहली बात क्या है, हम। तो ये हम शब्द जो है इस बात को बता रहा है कि हम जो है वो क्या कहना चाहता है। हम, ये हम कह रहा है, ये पहला शब्द देखिए हम, और लास्ट में लिखा हुआ है इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो कौन कर रहा है? तो हम कर रहे हैं। तो हम कौन है? तो पीपुल्स ऑफ इंडिया, इस देश के जनता, इस देश की जनता इसे ग्रहण कर रही है। तो मतलब यह है कि इस संविधान को बनाने वाला मूलभूत स्रोत कौन है? स्रोत कौन है इस संविधान का? तो इस संविधान का स्रोत है भारत की जनता। तो इसके प्रथम शब्द हम, ये बताता है इस पूरा जो देश है वो देश पूरा हमसे और आपसे बना हुआ है, जनता से बना हुआ है। जैसे हम कह सकते हैं, जैसे हम लोग नारा लगाते हैं भारत माता की जय। क्या नारा लगाते हैं? किसकी जय? भारत माता। तो भारत माता है कौन? कौन है भारत माता? क्या ये
जमीन है भारत माता, ये पहाड़ है भारत माता, या इसमें बहने वाली नदी है भारत माता, या भारत माता कोई देवी है जो स्वर्ग लोक में निवास करती है? कौन है भारत माता जिसकी हम जयकार लगाते हैं? तो भारत माता इस देश की जनता है। इन लाखों जनता के जो भावना है, भाव है, वो है भारत माता, उनकी जयकार है। और संपूर्ण जनता के बंधन ही भारत माता है। भारत माता हम में और आप में जो है वही भारत माता है। तो रियल में जो देश बनता है वह जमीन से नहीं बनता है, बल्कि लोगों से देश बनता है। जमीन देश नहीं बनाता है, लोग देश को बनाता है। तो यहां पे लोग का मतलब यहां पर है हम। तो हम जो है इस संविधान को, हमने इस संविधान को एडॉप्ट किया है, ग्रहण किया है। तो इसलिए इस संविधान का जो मूल स्रोत है, वह मूल स्रोत कौन है? भारत की जनता। क्लियर? हम का मीनिंग क्या हुआ? इस पैराग्राफ में पहला मीनिंग हम का मतलब क्या हुआ? समझ रहे हैं? समझ रहे हैं ना? तो हम का एक बहुत बड़ा व्यापक मीनिंग है। कोई डिक्टेटर नहीं है, कोई हमारा जो है कि निरंकुश सत्ता का प्रभाव नहीं है, किसी खास मुट्ठी भर लोगों का प्रभाव नहीं है, किसी जाति धर्म का प्रभाव नहीं है, किसी वर्ग क्षेत्र भाषा का प्रभाव नहीं है, बल्कि हम और हम में सभी जात धर्म समुदाय भाषा सभी लोग जो है इसमें सम्मिलित हो जाते हैं, जो हमारी उद्देश्य का इस बात को स्पष्ट करती है कि हम जो है इस संविधान के रचनाकार हैं, इस संविधान को मानने वाले हैं। तो ये संविधान किसी का नहीं, बल्कि ये संविधान पूरे देश का ही है, पूरी जनता की है, हमारी है और आपकी है। तो रक्षा करने का काम हमारा भी काम है और आपका भी काम है। तो ये हमारी देश की जो है कि संविधान का पहला शब्द हमसे, हमें उसमें शामिल किया गया है, इस बात को रेखांकित किया जाता है। क्लियर है? हम क्लियर हो गया? हम का कितना व्यापक मीनिंग है, समझ रहे हैं? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना? दूसरा आइए, भारत के लोग, हम भारत के लोग। तो कौन? हम कौन है? भारत के लोग हैं। तो हमारी पहचान क्या है? हम भारत के लोग हैं। तो हम भारत के लोग, तो भारत आ गए। हम अपनी वजूद को ढूंढेंगे तो हमारी वजूद क्या है? तो हम भारत के हैं। तो पहला हो गया भारत के लोग जो है इसके स्रोत हैं। दूसरा, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये मीनिंग पर हम लोग बात कर रहे हैं। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से मीनिंग क्या है? प्रभुत्व संपन्न से मीनिंग क्या निकलता है? सोवरेन पावर से क्या? बोलिए। हाँ, मतलब ये है कि हम किसी के अधीन नहीं हैं, हम संप्रभु हैं। मतलब जो निर्णय लेंगे हम किसी देश राष्ट्र किसी व्यवस्था से हम प्रेरित नहीं होंगे, वो निर्णय हमारी अपनी होगी, हमारा अपना वजूद होगा। मतलब हमारे देश के ऊपर किसी का हक नहीं है, बल्कि जो हमारा देश डिसीजन ले रहा है वो डिसीजन अंतिम ऑटोनोमस डिसीजन है, अंतिम पावर का डिसीजन है, अंतिम सोवरेन डिसीजन है। तो हम भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब हम इस भारत को पूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाते हैं, मतलब अपना सिस्टम हम चलाते हैं। दरअसल ब्रिटिश काल में किसका सिस्टम चलता था? ब्रिटिश का चलता था। कभी ईस्ट इंडिया कंपनी का चलता था, तो कभी ब्रिटिश क्राउन का चलता था। तो अब हमारे ऊपर किसी की सत्ता नहीं, किसी की व्यवस्था नहीं, किसी की अधीनता नहीं, बल्कि हम जो हैं बिल्कुल स्वतंत्र हैं। और हम अंतिम पावर जो है कि हमारे पास है, तो वो सोवरेनिटी जो है, वो संप्रभुता जो है, वो संप्रभुता जो है कि हमारे पास है। तो मतलब हमारा देश जो है एक पूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। हम किसी भी राष्ट्र से के अधीन नहीं हैं। और अगर कोई ट्रीटी या संधियां की गई हैं तो स्वेच्छा से की गई हैं, और अगर हमें आवश्यकता पड़ेगा तो उस ट्रीटी और संधि को भी जो है कि हम तोड़ सकते हैं। मतलब अंतिम लगाम जो है हम लोगों के पास में है। अंतिम लगाम, अंतिम प्रभु सत्ता जो हमारी है, वही चीज जो है वो रेखांकित कर रहा है प्रभुत्व संपन्नता को। तो ये प्रभुत्व संपन्नता का मीनिंग को समझ रहे हैं क्या कह रहा है? नेक्स्ट हम लोग बात करें, अगला समाजवादी।
तो समाजवादी का मतलब क्या है? देखिए, समाजवादी का शब्द का अगर इसकी परिभाषा को अगर आप देखिएगा तो हमारे संविधान में समाजवाद की व्याख्या ही नहीं की गई है। ऐसा नहीं है कि समाजवाद की हम व्याख्या जो है कि कर दिया गया है और उन सिद्धांतों को हम मानने लगे हैं, लेकिन एक्चुअली प्रारंभ में हमारा देश समाजवाद के टर्म को नहीं यूज किया था। जैसे आपको बोले कि 42वें संविधान संशोधन में इसको लाया गया। प्रारंभ में किसी विचारधारा और वाद में विचारधारा से विद्वान लोग नहीं जुड़ना चाहते थे, कोई ऐसा चीज नहीं रेखांकित करना चाहते थे जो कोई ऐसा पेच खड़ा कर दे जो मुश्किल हो जाए। लेकिन समाजवाद से मतलब जब हम इंसाइक्लोपीडिया को अगर हम पढ़ें और राजनीतिक विज्ञान में इसके अर्थ को समझने की कोशिश करें तो समाजवाद का मतलब होता है देश के जो संसाधन हैं उसको इस प्रकार से वितरण किया जाए कि देश के समस्त नागरिकों को बराबर बराबर मिल जाए। मतलब देश का जो संसाधन है, जो पैसा आ रहा है देश का इनकम, उसका बराबर बराबर बंटवारा कर देना प्रत्येक जनता में, उसको रेखांकित करता है समाजवाद, पहला। दूसरा, अमीरी और गरीबी की खाई को खत्म करना हमारे देश का एक दर्शन है और वह दर्शन है समाजवाद। तो समाजवाद मतलब हमारा देश कैसा होगा, तो हमारा देश होगा समाजवादी। हमारा देश कैसा होगा, तो हमारा देश होगा समाजवादी। समाजवादी का मतलब है कि हमारी जो अमीर और गरीब है उसको हम इस खाई को, इस प्रकार की देश की व्यवस्था बने, इस प्रकार की नीतियां देश बनाए, इस प्रकार से देश को संचालन किया जाए ताकि अमीर और गरीब जो है, ये जो दूरियां हैं, वो दूरियां जो है वो समाप्त हो जाए। इस उद्देश्य के साथ जो है काम करना ही हमारा रियल में समाजवाद जो है वो कहलाता है। और समाजवाद का एक अगर हम डिक्शनरी में उसकी मीनिंग को देखते हैं तो उसमें है कि उत्पादन तथा वितरण के साधन पूर्णता या अंशतः सार्वजनिक हाथों में अर्थात राज्य के स्वामित्व में के नियंत्रण में होना चाहिए। समाजवाद का मीनिंग ये भी है कि जो देश जो हमारा प्रोडक्शन कर रहा है, प्रोडक्शन में जो कंपनियां हैं हमारे देश में, वो सारे कंपनियां जो है अंशतः या पूर्णतः किसके अधीन होनी चाहिए? सरकार। माने सरकार सिस्टम को कंट्रोल करे, चलाए, ऐसी व्यवस्था स्थापित करने की मंशा जो देश रखता हो वह समाजवाद है। तो देश में उस दौर में बहुत ही डिफरेंसेस थे और उस डिफरेंसेस को, अमीरी गरीबी का बहुत बड़ा जो है एक स्वरूप इस देश में था, उसको समाप्त करने के लिए इंदिरा गांधी प्रयत्नशील थी। और आप जानते होंगे कि प्रारंभिक दौर में जब हमारा देश का सिस्टम बना तो पंचवर्षीय योजना बना, योजना आयोग बना। उस योजना आयोग को भी काम करना था समाजवादी ढांचे की तरफ देश को ले जाए। इंदिरा गांधी बैंकों का राष्ट्रीयकरण की, 2 बार राष्ट्रीयकरण की, 69 में और 80 में। उन्हें खान को भी उन्होंने राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। बहुत सारे चीज़ों को सार्वजनिक सेक्टर में परिणत कर दिया गया। आरबीआई पहले प्राइवेट था, उसको भी राष्ट्रीयकरण 49 में किया गया। तो ये सारी चीज़ें बता रहा है कि ये सारी संपत्तियां जो है वो राष्ट्र की हो, किसी व्यक्ति की नहीं हो, लाभ कुछ मुट्ठी भर के लोग नहीं कमाएं। ये इस ढांचे पर देश को ले जाना था और इस ढांचे पर देश बढ़ रहा था। लेकिन अभी एक आइडियोलॉजिकल अंतर अभी उत्पन्न हुआ है, एक बदलाव आया है और पूरे देश में बदलाव आया है। और अब समाजवाद तो हमारे पास है, लेकिन वास्तव में समाजवाद से हमारा देश का सिद्धांत जो है बहुत दूर हो गया है, अगर आप गौर से देखें। और इसी परिप्रेक्ष्य में नीति आयोग की स्थापना कर दी गई और आप जान रहे हैं निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये सारी चीज़ें जो है बदले हुए अर्थव्यवस्था में, विश्व के बदले हुए अर्थव्यवस्था में एक नवीन दौर प्रारंभ हुआ है। समय के साथ जरूरत और मांग बदलते रहते हैं और उसी के अनुरूप व्यवस्थाएं बदल रही हैं, अर्थव्यवस्थाएं बदल रही हैं। उनकी अपनी आइडियोलॉजी वो अलग मुद्दा है, लेकिन समाजवाद का यहाँ मतलब था
अमीर और गरीब के खाई को पाटना ही समाजवाद था। और ये पटाएगा कब? जब देश का कोई भी चीज़ें उत्पादन और वितरण जो है वो देश के माने राज्य के हाथ में हो, तो उसी को जो है कि समाजवाद जो है कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट शब्द क्या है, पंथ निरपेक्षता। अब इसका मीनिंग क्या है? पंथ निरपेक्ष का मीनिंग क्या है? पंथ निरपेक्ष माने कोई पंथ से मतलब नहीं है हमारा। मतलब क्या है? सांप्रदायिक नेगेटिव शब्द आ जाता है, समझे ना? धर्म का यूज किसी धर्म को बढ़ावा नहीं। सांप्रदायिक कह सकते हैं, लेकिन सांप्रदायिकता नेगेटिव हो जाती है। अब यहां पर समझिए, मतलब हमारा देश का जो सिस्टम चल रहा है, जो हमारा संविधान बना, वास्तव में यही संविधान ने हमारे देश को चला रहा है। इस देश को कौन चला रहा है? यही संविधान चला रहा है। तो संविधान या हमारी देश की जो व्यवस्था है, वह व्यवस्था किसी भी संप्रदाय या धर्म से बंधा हुआ नहीं है। ठीक है, वही चीज है, संप्रदाय या धर्म से बंधा हुआ नहीं। सांप्रदायिकता हमें सुनाई दिया, संप्रदाय या धर्म से बंधा हुआ नहीं है। मतलब यह है कि हमारी देश की व्यवस्था किसी धार्मिक व्यवस्था से प्रेरित नहीं है। सभी धर्मों का समान महत्व को स्वीकार किया गया। अगर हिंदू धर्म है तो इस्लाम है, पारसी है, सिख है, जनजातीय समाज का है, ईसाई है, सभी धर्मों को हम बराबर महत्व दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदू बहुल देश अगर भारत है तो हिंदू बहुल देश अगर भारत है तो हिंदू को हम ज़्यादा सुन रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये व्यवस्था नहीं है हमारी, बल्कि व्यवस्था ये है कि अगर जनजातीय समाज के मानने वाले लोग हैं, अगर ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, तो उसको भी उतना ही राइट है जितना राइट बहुसंख्यक हिंदुओं का है। मतलब किसी भी धर्म को प्राथमिकता नहीं देना, सभी धर्मों के साथ बराबरी का दर्जा देना और उसके साथ उसी तरह संभाव बनाए रखना, और हमारे देश की व्यवस्था किसी भी धर्म के आइडियोलॉजी से प्रेरित नहीं होना, यही हमारा जो है वह धर्मनिरपेक्षता है। तो धर्मनिरपेक्षता जो है यही है, और धर्मनिरपेक्षता का और भी इसका व्यापक मीनिंग है, और इनके अंदर में कई अधिकार दिए गए हैं। आर्टिकल 25, 26, 27, 28, खास करके हमारे संविधान के भाग 3 में जहाँ धार्मिक स्वतंत्रता की बात की जाती है, वहाँ पर जो है कि विशेष प्रावधान का बात है, जहाँ पर हम लोग फंडामेंटल राइट जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग जो है कि बात करेंगे। अगला शब्द क्या है? धर्मनिरपेक्षता समझ गए होंगे आप लोग, क्लियर है? अब हम लोग लोकतंत्रात्मक चल रहे हैं। तो लोकतंत्रात्मक का मीनिंग क्या है? लोकतंत्रात्मक का मीनिंग है जनता का शासन। किसका शासन? जनता का शासन। लोकतंत्र किसका तंत्र? लोक, जैसे होता है राजतंत्र माने राजा का सिस्टम। राजा जो चाहेगा राजा के अनुसार से सिस्टम चलेगा, लेकिन यहाँ राजा के अनुसार से नहीं है, बल्कि जनता के अनुसार से ये देश चलेगा। और जनता इस देश पर शासन करती है, प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष रूप से शासन करती है, अपने प्रतिनिधि को चुनती है, और हमारा प्रतिनिधि केंद्र में जाकर के अपना नेता चुनता है, और वह नेता मंत्री बनाता है, मंत्रिमंडल का गठन होता है, और वही मंत्रिमंडल इस देश पर शासन करता है। तो रियल में जो प्रतिनिधि को हमने चुना, उन्हीं प्रतिनिधियों के बीच से या वही प्रतिनिधि लोग हमारा जो है कि लोग सरकार बनाता है, और वही सरकार इस देश पे शासन करता है। और प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल में हम लोग क्या करते हैं, अगर हमें अच्छा नहीं लगता है तो उसको सत्ता परिवर्तन भी कर देने की शक्ति हमारे पास है। ये जो व्यवस्था है, इसी व्यवस्था को लोकतंत्र जो है वह कहा जाता है। इसी व्यवस्था को क्या कहा जाता है? लोकतंत्र जो है इसी व्यवस्था को कहा जाता है। अब यहां पर तो लोकतंत्र, तो लोकतंत्रात्मक जो है ये स्वरूप है। तो हमारी जो उद्देशिका है
उद्देशिका का मतलब हमारा संविधान का चेहरा है, और जो संविधान की विशेषता है, हमारे देश की शासन की जो विशेषता है वह क्या है? लोकतंत्रात्मक। तो लोकतंत्र का मीनिंग यहां पर क्लियर हो गया। लोकतंत्र का मीनिंग क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्लियर है ना? आवाज नहीं आ रहा है। अब यहां पर आपका गणराज्य बनाने के लिए, गणराज्य का मतलब गणतंत्र से है। गणतंत्र में क्या होता है? गणतंत्र में होता है कि हमारे देश का जो प्रथम व्यक्ति है, जैसे राष्ट्रपति, वह वंशानुगत नहीं होकर के निर्वाचित होना, यही विशेषता गणतंत्र को रेखांकित करता है। तो हमारा देश गणतंत्र है कि राजतंत्र है? तो हमारा देश गणतंत्र है, गणराज्य है। बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, न्याय कितने प्रकार का? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। अब इसको समझिए। सामाजिक, हमारे देश में सदियों तक भेदभाव रहा, सदियों तक, 2000 2500 साल तक वो भेदभाव रहा। 2500 साल से ज्यादा कह सकते हैं। भेदभाव क्या था? तो 4 वर्ण में बांट दिया गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। फिर जातियों में बांट दिया गया। अब इन जातियों को समाज में उनका प्रभाव जो है, उनका अधिकार जो है, वो अलग अलग जो है सुनिश्चित किए गए। ब्राह्मण के अलग अधिकार, क्षत्रिय के अलग अधिकार, शूद्र के अलग अधिकार, और ये अधिकार जन्म से बंधे थे, कर्म से नहीं बंधे थे। अगर कर्म से आप बहुत टैलेंटेड हैं तो आपको जगह नहीं मिलेगा, बल्कि जन्म से अगर आप जन्म ले लिए तो आपको अधिकार मिलेगा। तो आप समझिए, ये भेदभाव था। तो सामाजिक तौर पर सामाजिक न्याय दिया गया। सामाजिक किस, हमारे देश की जनता, जितने भी लोग हैं, अब सब बराबर हैं। पहले अगर किसी एक व्यक्ति का मर्डर हो जाता, मान लीजिए कि एक व्यक्ति, ए नाम का कोई व्यक्ति है, और इसको एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 दोस्त हैं, और ये 4 दोस्त मिल करके इसको मर्डर किया, तो होता कि ब्राह्मण को सबसे बड़ा सजा देश निकाल होता। क्षत्रिय को हो सकता था कि इसको कुछ आर्थिक दंड इस पर आरोपित किया जाता, हो सकता है कि 10,000 पन इसको आर्थिक दंड। वैश्य होता तो इसे हो सकता है 20,000 पन आर्थिक दंड दिया जाता, और शूद्र होता तो इसको मृत्यु दंड दिया जाता। तो जो हमारी जो समाज में जो भिन्नता थी, वो भिन्नता को जो सदियों से कष्ट सह रहा था, उस सदियों के कष्ट को संविधान बनने के साथ समाप्त कर दिया गया। यद्यपि व्यवहारिक तौर पर तो समाप्त नहीं हुआ, लेकिन हमारे लिखित तौर पर एक व्यवस्था आई, सामाजिक न्याय। तो समाज में सभी लोग बराबर। अब अगर कोई मर्डर करेगा तो सीधे धारा 302 लगेगा, और 302 लगेगा तो सभी लोग फांसी पे चढ़ेगा। बात समझिए। तो अब सामाजिक तौर पर सब बराबर, माने एक तरह से हम समझा रहे हैं। तो आप तो जान ही रहे हैं कि सामाजिक जो विषमता थी, वो विषमता को समाप्त करने के लिए यही बता रहा है। ये जो शब्द है यहाँ पर, वो सामाजिक विषमता को समाप्ति को द्योतक है। तो सामाजिक, आर्थिक, आर्थिक मतलब जीविका, मतलब उनकी जीविका जो है उनकी होनी चाहिए, और आर्थिक मतलब उन्हें संपत्ति में भी उसे रोजगार का उसको अधिकार मिलना चाहिए, मजदूरी उसे मिलनी चाहिए, बेगार से उसको मुक्ति मिलनी चाहिए। ये सारी चीजें जो है आर्थिक न्याय को दर्शाता है। पहले क्या था, काम करवा लिए और काम करवा के उसको पैसा नहीं दिए, उसको पीढ़ी दर पीढ़ी उनके वंशों, माने कि जो प्रभावशाली लोग हैं, वो जो गरीब जो रहते थे, उनके पीढ़ी दर पीढ़ी उसको जो है नौकर बना के रखता था घर में। तो मतलब ये सारी चीजें जो है उनको समाप्त करने का जो है प्रावधान जो है रखा गया, और वही प्रावधान कहता है हमारा आर्थिक न्याय। और राजनीतिक न्याय में मतलब शासन और सत्ता में कुछ लोगों को ही अधिकार था, लेकिन यहाँ पर जाति, मूलवंश, संप्रदाय, धर्म, जन्म स्थान के आधार पर विभेद किए बिना
समस्त भारत के नागरिकों को वोट देने और राजनीतिक चुनाव लड़ने का जो अधिकार हमारे संविधान के द्वारा मिला है, उसी को हम जो है राजनीतिक न्याय कहते हैं। मतलब इस देश में अब किसी भी वर्ग से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, वो चुनाव लड़ सकता है, वोट दे सकता है। ये प्राप्त करा देना ही हमारा जो है कि राजनीतिक न्याय है। पुनः आर्टिकल 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता की गारंटी देना। अवसर की समानता चाहे किसी भी वर्ग से हो, उसे अवसर की समानता मिलेगी। सरकारी नौकरियों में उसे बराबर का उसे जो है कि जगह उसको मिलेगा, इस बात की गारंटी देना भी जो है। और आर्टिकल 325 और आर्टिकल 326 में देश के सभी वयस्कों को चुनाव में भाग लेने का बराबर जो अधिकार दिया गया है, वह अधिकार भी हमारा जो है कि राजनीतिक न्याय को रेखांकित करता है। तो मतलब हमारी उद्देशिका ये स्पष्ट करती है कि समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हम देंगे और कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और कोई भेदभाव जो नहीं किया जाएगा वो हम पहले ही कह दे रहे हैं, हम प्रस्तावना में ही कह दे रहे हैं। उसके बाद विचार, हमारी क्या विचार है, हमारे मन में अगर इस व्यवस्था के प्रति या कोई चीज अभिव्यक्त करने का हमें जो है इच्छा है, तो हमें उसे व्यक्त करने का हमें अधिकार है, हमें बोलने का अधिकार है, जो आर्टिकल 19 में हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, युक्ति युक्त जो है उसमें प्रतिबंध लगाए गए हैं। ठीक, आपको बोलने का अधिकार है, तो किसी को गाली नहीं ना दे दीजिएगा, गाली दे दीजिएगा क्या? तो बोलने में भी आपको सतर्कता बरतना है, आचार संहिता को आपको पालन करना है। लेकिन हाँ, जो मूल क्रक्स है, जो मूल भाव है, मूल संदेश है किसी चीज का, तो हमें विचार का हमारे राइट है, विचार देने का राइट है, हमें बोलने का राइट है, अभिव्यक्ति उसी को प्रस्तुत करना है। विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता एक बहुत बड़ी बात है। मतलब विश्वास, हमें विश्वास है, जो विश्वास हमें लगे कि पीपल के पेड़ में पानी दे देने से नौकरी भैया हमारा लगे जाएगा, हमको पानी देने दो, तो आपको विश्वास है तो आप विश्वास कीजिए उस पर। तो विश्वास, धर्म, हम कोई भी धर्म मान सकते हैं। हम बौद्ध धर्म को अपना लें तो हमें मानने का राइट है, लेकिन हाँ, जबरदस्ती नहीं कोई हमारा धर्मांतरण करा सकता है। जबरदस्ती कराता है तो अपराध है। लेकिन स्वेच्छा से अगर हमें लगता है कि हम बौद्ध धर्म अपना लें, हम सिख धर्म अपना लें, ईसाई धर्म अपना लें, तो ये हमें अधिकार दिया है संविधान कि हाँ आप अपना सकते हैं। तो हमें संविधान ने विचार, व्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता हमें प्रदान किया जाता है, जो हमारे संविधान में निहित है, और उसका चेहरा जो है हमारे उद्देशिका में। तो ये क्या दे रहा है हमको? हमें दे रहा है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, व्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ये हमें जो है इस बात का हमें प्रेमबल आभास कराता है, हमें बताता है कि ये चीज भारत के तमाम नागरिकों को हम दे रहे हैं। पुनः प्रतिष्ठा, किसी का कोई इंसल्ट नहीं कर सकता है, कोई किसी को क्या मने की गाली नहीं दे सकता है, किसी को कोई तौहीन नहीं कर सकता है। प्रतिष्ठा, अवसर की समता, सभी को बराबर अवसर मिलेगा। सरकारी नौकरी है तो बराबर अवसर मिलेगा, राजनीति है तो बराबर अवसर मिलेगा। तो अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, हमारा जो है सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो बना रहे। और वो कब बना रहेगा? जब राष्ट्र की एकता रहेगी और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता, माने राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता, ये कब रहेगी? जब देश में समभाव रहेगा, देश में बंधुत्व रहेगा, देश में भाईचारा रहेगा। तो भाईचारा को बढ़ाने वाला, बंधुता को बढ़ाने के लिए आज तारीख, इतना तारीख को हम संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो मतलब ये है कि ये देश हमारा कैसे डेवलप होगा, ये सारे जो ब्रॉड विजन है, वो सारे ब्रॉड विजन कैसे क्लियर होंगे, कैसे बढ़ेगा? तो ये सारे ब्रॉड विजन तभी बढ़ेंगे जब हम बंधुता को बांध के रखेंगे। अगर इस देश में नफरत रहेगा, इस देश में संप्रदायवाद रहेगा, इस देश में जातिवाद रहेगा, भाषावाद रहेगा, क्षेत्रवाद रहेगा,
तो क्या ये देश तरक्की कर सकता है क्या? ये देश आगे जा सकता है क्या? तो ये सारे दृष्टिकोण जो है कि हमारे जो पूर्वज थे, संविधान निर्माता थे, वो सारे लोग इन बातों को समझते थे कि देश की तरक्की कैसे हो सकती है। तो देश की तरक्की हो सकती है बंधुत्व से, देश की तरक्की हो सकती है शांति से, देश की तरक्की हो सकती है सभी लोगों को लेकर चलने से। और ये सारे जो विशाल स्वरूप हैं उनको उन्होंने महसूस किया। और हमारा धर्म, हिंदुस्तान का धर्म, ओम धौ शांति रक्षित शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रौषधया शांति वनस्पत्या शांति विश्वदेवा ओम धौ शांति 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 शांति। फिर ये भी बोला जाता है धर्म का जय हो, अधर्म का नाश हो और प्राणियों में संभाव हो, ये ना बोला जाता है। और क्या कहा जाता है? विश्व का कल्याण हो और क्या? सबका कल्याण। यही ना हमारा संदेश है। तो वास्तव में भारत की संस्कृति एक एक जीव के प्रति भी संवेदनशील है। तो मानव को तो छोड़ दीजिए, एक ऐसी व्यवस्था है जो संपूर्ण व्यवस्थाओं को एडॉप्ट कर लेने की शक्ति रखता है। भारत की संस्कृति ये विशेषता है भारत की, और उसी भारत की संस्कृति से उपजा हुआ हमारा संविधान है, और उसी संविधान के अनुरूप में बना हुआ हमारी उद्देशिका है, जो इसके महत्व को जो है वो रेखांकित करता है। क्लियर? समझ गए? तो अब इसको लिखा लिया जाए। ठीक है, चलिए डन।